हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनुप्रिया एंड आई एम फ्रॉम कल्याण। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी हमारे एसीसी के सेकंड सब्जेक्ट एमए के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आज पढ़ते हैं थोड़ा सा एमए के रिगार्डिंग, उसके फर्स्ट चैप्टर को रीड आउट करके देखते हैं कि एमए में कैसे कैसे क्या क्या चीजें बनती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एमए का वो है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग का क्या कंसेप्ट है, क्या रोल है, कहाँ पर उनको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास द नेचर एंड द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर कैसा है, इसका पर्पस कैसा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, गुड इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट प्रोसेसेस ऑफ क्लाइंट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स एंड रेवेन्यू सेंटर्स, स्ट्रेटेजिक एक्चुअल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। ये सारा कुछ हम टर्न बाय टर्न इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो है नेचर ऑफ द गुड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। उसके लिए हमें जो कंसेप्ट रीड करना है वो है डाटा एंड इंफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि डाटा होता क्या है। डाटा मींस फैक्ट्स। इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, रॉ फैक्ट्स, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड बट नॉट येट प्रोसेस्ड इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर अ यूज। ये डाटा जो है वो फैक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब सच्चाई तो है, नंबर से बना हुआ है, लेटर्स हैं, इसके सिंबल्स हैं, रॉ फैक्ट्स हैं, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन है, जिनको हमने रिकॉर्ड कर लिया बट हमने उसको भी प्रोसेस नहीं किया कि हम उससे कोई इंफॉर्मेशन निकाल के उससे कोई डिसीजन ले सकें। ठीक है, जब भी कोई डाटा हमारे पास रॉ फॉर्म में पड़ा है हमें उसको प्रोसेस करना पड़ता है ताकि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होके हम उससे कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। ठीक है, सिंपली डाटा का हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं, वो एक पड़ी हुई फाइल है बस, जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अब डाटा की सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम अकाउंट्स फील्ड से है तो हम ले लेते हैं कि जर्नल एंट्री। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्री में क्या होगा, आपने सारे वाउचर से, सारे बिल्स से, सारे इनवॉइसेस से जर्नल एंट्रीज बना दी, ठीक है, बट क्या उससे आप कोई इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाए? आपने एक बड़ी सारी डे बुक इकट्ठी कर ली, पूरा रजिस्टर भर दिया जर्नल एंट्रीज डाल डाल के, ठीक है, आपकी टैली, आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर, सब में इतनी सारी एंट्रीज हैं, बट डायरेक्टली आप उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते जब तक उस एंट्रीज को आप पोस्ट नहीं करते लेजर्स। ठीक है, जब जर्नल एंट्री से हम लेजर में पोस्टिंग कर देंगे हमें टर्न बाय टाइम सारे लेजर्स अकाउंट के बैलेंसेस पता चलते जाएंगे। अगर आपसे कोई आके पूछ ले कि हमारे इस डेटर का बैलेंस बताओ, हमारे इस क्रेडिटर का बैलेंस बताओ, तो आप डायरेक्टली बता ही नहीं पाओगे जर्नल एंट्री से। बट हाँ, अगर आपने पोस्टिंग की हुई होगी उस जर्नल एंट्रीज को, उस डाटा को कन्वर्ट किया होगा इन इंफॉर्मेशन, तभी आप उससे उसका बैलेंस देख के बता सकते हैं। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। तो डाटा को कन्वर्ट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन में, तभी आप उससे डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। नहीं तो वो हमारे लिए क्या है, एक सिंपल नंबर से जुड़ा हुआ, लेटर से बना हुआ, सिंबल से बना हुआ एक सिंपल रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ डाटा है, जिसका हमारे लिए ऐसा कोई यूज नहीं। उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट इज द डाटा which has been processed in such a way that it is meaningful to the person who receives it. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या है? वो डाटा का वो पार्ट है जिसको हमने प्रोसेस कर लिया, इस तरह से प्रोसेस कर लिया कि जिस भी पर्सन के पास वो गया उसके लिए उसका कोई ना कोई मीनिंग बन गया, मतलब उससे कोई ना कोई डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। The terms data and information are often used interchangeably in the everyday language. अब देखो, एक नॉर्मल पर्सन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें डाटा या इंफॉर्मेशन की, तो ऐसा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पर हाँ, जब हम डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ डिटेल्स उसकी एलिमिनेट हो जाती हैं, कुछ हम उसकी समरी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो आसान हो जाती है। ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन में एक लेमैन की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, डाटा को कन्वर्ट करना पड़ता है इन इंफॉर्मेशन, तभी हम उससे कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, व्हाट इफ एनी इज द डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। के बताओ डाटा एंड इंफॉर्मेशन में कोई डिफरेंस है? सबसे पहले कि वो सेम है, नहीं, वो सेम तो है ही नहीं। डाटा कैन ओनली बी फिगर्स व्हेयरएज इंफॉर्मेशन कैन बी फैक्ट्स और फिगर्स। डाटा सिर्फ फिगर्स है जबकि इंफॉर्मेशन फैक्ट और फिगर्स है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम सॉर्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो डाटा को एनालाइज करने के बाद, उसको सॉर्ट करने के बाद बदल जाती है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। डाटा रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग मेनी इंडिविजुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या डाटा को इंफॉर्मेशन से निकाला जाता है? हमने तो पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन निकालने के लिए डाटा को प्रोसेस किया जाता है, तो उल्टा बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बचाएगा? सी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है?
कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए टू बी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है बट वो गुड नहीं है, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप फिर भी उससे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन से कोई भी डिसीजन लोगे तो आपकी कंपनी पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन पर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं गुड इन्फॉर्मेशन होने के लिए? The information is provided to the management to assist them with planning, controlling operations and making decisions. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है उनको असिस्ट करने के लिए, किसमें? प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, ऑपरेशंस में, डिसीजंस लेने में। मैनेजमेंट डिसीजंस आर इम्प्रूव्ड व्हेन दे आर प्रोवाइडेड विद द बेटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अगर उनको अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उनके डिसीजन इंप्रूव हो सकते हैं। The attributes of the good information can be identified by the accurate acronym as shown below. तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस एक्रोनिम से? एक्यूरेट के एक्रोनिम से। अब एक्यूरेट के एक्रोनिम का मतलब क्या है? ए मतलब है एक्यूरेट, सी का मतलब है कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट सी का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव, आर का मतलब है रिलायबल, रेलेवेंट, ठीक है, यू का मतलब है अंडरस्टैंडेबल, और ए का मतलब है अथॉरिटेटिव एंड टी का मतलब है टाइमली, और ई का मतलब है इजी टू यूज। तो हम ये सारे एट्रीब्यूट्स टर्न बाय टर्न रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो क्या है? एक्यूरेट। कि जो इंफॉर्मेशन है, द डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी, जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, तो सही है, बट उसकी एक्यूरेसी किस चीज पर डिपेंड करती है? रीजन पर, कि हमें वो इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों। ठीक है, एग्जांपल, a report on the performance of different divisions of business may show figures to the nearest dollar or nearest $1,000। अब देखो एक बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस की अलग अलग डिविजन्स है, ठीक है। अब उस बिजनेस की जो अलग अलग डिविजन्स है उनकी जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आएगी वो जो नियरेस्ट $1,000 में या नियरेस्ट $100 में फिगर्स शो करेंगे तब भी उनके ऊपर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर हम उस डिवीजन के, किसी डिवीजन की प्रोडक्शन के यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उस यूनिट, अगर मैं 5 को 8 लिख दूंगी तो इस पॉइंट से की फिगर्स से भी बहुत बड़ा जो है फर्क पड़ सकता है, ठीक है। when calculating the cost of a unit of the output, managers may want the cost to be accurate to the nearest end। तो उस टाइम पे जो मैनेजर्स हैं वो क्या कहते हैं कि कॉस्ट जो है इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए टू द नियरेस्ट एंड, क्योंकि इससे उनकी प्रोडक्शन, उनकी टोटल कॉस्ट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। छोटे से पॉइंट की फिगर हमारे लिए मतलब देखने में बहुत छोटी है, बट अगर हम टोटल काउंट करें जहां पर 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन होनी है तो इनटू 0.5 0.3 कर लो तो कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि जो इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि हमें वो चाहिए। जैसे कि हमने ये एग्जांपल्स पढ़ी तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कंप्लीट। मैनेजर्स को हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। दे शुड बी गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड, जितनी भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए सारी दो, बट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम ब्रियांस रिपोर्ट बनाते हैं, अब ब्रियांस रिपोर्ट पता है किसी को क्या होती है? ब्रियांस रिपोर्ट होती है डिफरेंस की रिपोर्ट। डिफरेंस कैसे होता है? जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी जो कॉस्ट है किसी चीज को बनाने की, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने सेट की थी कि 30 रुपीज आएगी, बट एक्चुअल में वो कॉस्ट आ रही है 35। तो ये डिफरेंस जो है 5 रुपीज का, ये क्या है? ब्रियांस। ठीक है, अगर मैं ब्रियांस की रिपोर्ट बना रही हूँ तो इसमें सारी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों ही होनी चाहिए, तभी मुझे ब्रियांस की कैलकुलेशंस में इजी होगा। बट अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें, उसको अगर ब्रियांस एनालिसिस की रिपोर्ट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेगा? अब वो प्रोडक्शन का मैनेजर है तो वो प्रोडक्शन की बात करें कि उसमें कितना मटेरियल यूज हो रहा है, तो वो कहेगा कि मुझे सिर्फ मटेरियल यूसेज की जो स्टैंडर्ड है और एक्चुअल कॉस्ट्स है उनका दे दो बस डाटा, मुझे ज्यादा डाटा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम उसको सारी चीजों का डाटा दे देंगे तो उसके लिए तो उसका कोई हेल्प ही नहीं है। उसके लिए तो पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन रद्दी के समान है ना, जब उससे कुछ करना नहीं है। प्रोडक्शन वाले को तो सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियल यूसेज से मतलब है, तो उसको सिर्फ उतना ही डाटा हमें इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर। ठीक है, ऐसे ही जो परचेज मैनेजर वाले हैं उनको किस रिगार्डिंग हमें ब्रियांस एनालिसिस की चीज चाहिए? वो मटेरियल के प्राइसेस की रिगार्डिंग है कि चीज जो हमने परचेज की थी वो स्टैंडर्डली हमने कितनी सोची थी और आई कितने की है, तो इस चीज की चाहिए। तो एक्यूरेसी हमने पढ़ ली, कंप्लीटनेस हमने पढ़ ली कि कंप्लीटनेस के मतलब क्या है कि हमें उनको कंप्लीट देनी है इंफॉर्मेशन, बट एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। जितनी जरूरी है उतनी प्रोवाइड करो, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं। उसके बाद आता है कंसेप्ट कॉस्ट इफेक्टिव का। अब कॉस्ट इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। जहां पर भी आप वर्ड पढ़ोगे कॉस्ट इफेक्टिव, उसका मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज का जो बेनिफिट डिराइव होना है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा, तभी हम मानते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल, कहते हैं हाँ मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है क्योंकि वो हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। But if a decision backed by the information is different from what it would have been without the information,
ठीक है, अगर एक मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया इंफॉर्मेशन के साथ वो डिफरेंट है, जो उसने डिसीजन लिया तो इस इंफॉर्मेशन के पहले, तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन किसके इक्वल होगी, जो उसने अमाउंट सेव की है एज अ रिजल्ट। तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा एक्सीड करनी चाहिए किससे, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, जैसे मैं इसकी एक छोटे से एग्जांपल ले लेती हूँ कि मान लो मैंने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाया, ठीक है, तो मेरे पास 30 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने 30 स्टूडेंट्स से क्या ली, एग्जाम फीस ली। अब मैंने एग्जाम फीस ली है, पर अब जब मैंने एग्जाम कंडक्ट करवाया तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बच्चों के जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाऊं, उनकी परसेंटेजेस निकालूं, ग्रेड्स दूं, तो ये मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने किसी को हायर किया कि आप इसका एग्जाम कंडक्ट करा के ना मुझे सारी रिपोर्ट्स बनाकर दे दो। ठीक है, तो वो कंपनी ने मुझसे कहा कि आप मुझे पर स्टूडेंट कितना दो, 1200 दो। अब देखो, उस चीज की इंफॉर्मेशन डिराइव करने के वो मुझसे कितने पैसे ले रहे हैं, 1200, पर मुझे कॉस्ट कितनी आ रही थी, 1000। मेरे पास जो मुझे आने वाला तो 1000 था, पर मुझसे मांग रहे हैं वो 1200। तो क्या वो मुझे इन्फॉर्मेशन डिराइव करवानी चाहिए उनसे? ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव तभी होगी जब बेनिफिट ज्यादा होगा और कॉस्ट कम आए। अगर हाँ वो मुझसे पर स्टूडेंट 700 डिमांड करते तो मैं कहती कि हाँ जी ये कॉस्ट इफेक्टिव है और मुझे इन्फॉर्मेशन डिराइव करवा लो। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसकी एग्जांपल दी हुई है हमें, मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस मार्जिनल बेनिफिट। प्रोडक्शन कॉस्ट इन अ फैक्ट्री कैन बी रिपोर्टेड विद अ वेरिंग लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम डेली टू एनुअल। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक फैक्ट्री को में जितनी भी हो रही है वो हम डिपेंड मतलब हम ना क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग लेके डेली बेसिस पे भी और एनुअली बेसिस पे भी। अब उसकी ना कॉस्ट एंड बेनिफिट्स देखिए, रिपोर्टिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्टिंग। देखो, information has to be gathered, collected and reported in proportion to frequency and cost will move in the line। ठीक है, अब देखो इन्फॉर्मेशन हर रोज गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है, उसको रिपोर्ट करनी है, तो जो कॉस्ट है बिल्कुल उसके साथ साथ चलेगी। इनिशियली तो बेनिफिट्स हमें ज्यादा होंगे, कॉस्ट कम होगी, बट दिस इंक्रीज स्टार्ट्स टू टेल ऑफ, क्योंकि ये इंक्रीज एक पॉइंट पर आपके खत्म होना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट आएगा कि जब आपके पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी कि बेनिफिट जो है एक्चुअली जो है डिक्लाइन करने शुरू कर जाएंगे और एकदम से क्या हो जाएंगे, नेगेटिव भी हो जाएंगे। If the managers are overwhelmed with the information, this can actually get in the way of completing the job। कहते हैं अगर मैनेजर्स के पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, तो वो अपनी जो है जॉब को वो भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखो इस चीज को उन्होंने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है, ये कि स्टार्टिंग में देखो जो एक पॉइंट पे आके वो क्या हो गया, शार्प सबसे पीक पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद में क्या करना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया, और एक पॉइंट आया तो जीरो ही है, उसके बाद आ गया कि ये नेगेटिव भी चला गया, और कॉस्ट देखो वो हमेशा बढ़ रही। ठीक है, तो बेनिफिट जो है वो पहले क्या होता है, किसी भी चीज का बढ़ता है, फिर एक पीक पॉइंट आता है, उसके बाद डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है और इवन बिकम अ नेगेटिव आफ्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट है वो हमारे पास है अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन डिराइव हो वो अंडरस्टैंडेबल, हमें समझ नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज या जार्गन्स नहीं होने चाहिए। Accountants must always be careful about the way in which they present the financial information to the non-financial managers। Accountants को हमेशा केयरफुल लेना चाहिए कि किस तरीके से वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स को। अब एक अकाउंटेंट को जो कॉमर्स फील्ड से उसको तो पता है, ठीक है ना, कि मैं जो भी अपने जार्गन्स यूज करता हूँ, जैसे हम आउटस्टैंडिंग के लिए ओएस यूज करते हैं, बैलेंस डॉट कॉम के लिए बीडी यूज करते हैं, ये हमें तो समझ में आते हैं कॉमर्स फील्ड से, पर जो नॉन फाइनेंशियल है, नॉन कॉमर्स से, उनको तो ये जार्गन्स नहीं पता है। तो हमें इस तरह के जार्गन्स को बहुत ही लिमिट में यूज करना चाहिए, कोई भी इस तरह की टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए जो दूसरे को समझ में नहीं आए। उसके बाद है रेलेवेंट। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड विद इन द रिपोर्ट शुड बी रेलेवेंट टू इट्स पर्पस। कहते हैं जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में है वो अपने इस पर्पस के लिए क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट। पर्पस का मीनिंग जिस पर्पस के लिए भी हमने इंफॉर्मेशन डिराइव की है उस पर्पस को वो फुलफिल करनी चाहिए। रिडंडेंट पार्ट शुड बी रिमूव, जो पार्ट्स आपको फालतू लग रहे हैं उसको हमें उसमें से रिमूव कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, the sales team may need to know the total cost of producing a unit to calculate the selling price, but will not need to know the breakdown into the material, labor and overhead cost। अब जैसे कि एक सेल्स टीम है, उसने ये तो देखना है कि एक चीज को, एक यूनिट को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी, मैं कह रही हूँ कि 10 रुपए है, 10 रुपए में वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस बना लेंगे। सेल्स टाइप को तो, सेल्स टीम को तो बस इतने तक ही मतलब है, उनको तो बस इतनी इंफॉर्मेशन ही चाहिए। ठीक है, बट जो कॉस्टिंग वाले होंगे उनको इस 10 रुपए को भी बाइफिकेट करना है कि इसमें मटेरियल कितना यूज हुआ है, इसमें लेबर कितने यूज हुए हैं, इसमें ओवरहेड्स कितने हैं, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, कॉस्ट वालों के लिए। बट अगर हम सेल्स टीम की बात करें तो उनको सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए,
ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको हम सेल्स टीम के लिए क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद अथॉरिटेटिव। अब अथॉरिटेटिव का मीनिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन शुड बी ट्रस्टेड एंड प्रोवाइडेड फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज सो दैट द यूजर्स कैन हैव कॉन्फिडेंस इन द डिसीजन मेकिंग। ये इन्फॉर्मेशन इस तरह के सोर्सेज से हमें उठानी है कि वो हम उसके ऊपर रिलाय कर सके, भरोसा कर सके, ताकि जो यूजर उसको यूज कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, वो भी क्या कर सके, कॉन्फिडेंस से उसको अपनी डिसीजन मेकिंग में अप्लाई कर सके। उसके बाद है टाइमली। Information should be provided to our manager in the time for decisions to be made based on the information. अगर किसी पर्सन से मान लो रिटर्न्स बनाने के टाइम पे हमसे कोई इन्फॉर्मेशन किसी मैनेजर ने मांगी है, ठीक है, अब रिटर्न्स की डेट निकल गई है, उसके बाद उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके लिए कोई बेनिफिट रहा उसका नहीं। तो इन्फॉर्मेशन जो है हमें टाइमली प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसके बेसिस पर वो डिसीजन जो है वो अच्छे से ले सके। उसके बाद है हमारे पास इजी टू यूज। We must always think about the person using the information we provide. कहते हैं हमें हमेशा पर्सन के बारे में सोचना चाहिए, उस पर्सन के बारे में जिसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एंड मेक श्योर द इंफॉर्मेशन मीट देयर आइडियाज, इंफॉर्मेशन जो है उसकी जरूरतों को फुलफिल कर रही है। अब जैसे बैंक वाले होते हैं, ठीक है, बैंक वाले के पास आप लोन के लिए गए, उन्होंने आपसे कहा कि आप हमें क्या करो, अपनी रिटर्न्स दे दो लास्ट 3 इयर्स की। तो अगर मेरी रिटर्न्स ही इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को वो क्या करेंगे, तो मुझे उनके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करके उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि उसके बेसिस पे वो अपने डिसीजंस ले सके, उनकी जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उनकी नीड्स को क्या कर सके, मीट कर सके। तो ये थे हमारे पास गुड इंफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स। मिशन स्टेटमेंट्स का, कि मिशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कभी भी बिफोर एनी प्लानिंग कैन टेक प्लेस द मिशन ऑफ द बिजनेस नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। कहते हैं किसी भी प्लानिंग को करने से पहले हमें अपने बिजनेस का एक मिशन बनाना पड़ता है। The mission statement is a statement in writing that describes the overall aims of the organization. अब mission statement होती क्या है, एक राइटिंग में होती है जो डिस्क्राइब करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एम क्या है, that is what is trying to accomplish, जिसको इससे फुलफिल करना है। In other words, it set out the whole purpose of the business. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये सेट करती है पूरे बिजनेस का पर्पस। तो 4 की एलिमेंट्स है इसके, एक तो पर्पस, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज एंड कल्चर एंड वैल्यूज। अब पर्पस का मीनिंग है कि बिजनेस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। स्ट्रेटजी, कौन सी प्लानिंग बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी का मीनिंग है प्लानिंग होता है। व्हाट डज द बिजनेस प्रोवाइड एंड हाउ इज इट प्रोवाइडेड, बिजनेस क्या देगा और कैसे देगा, किस प्लानिंग से देगा। पॉलिसीज एंड द कल्चर, हाउ डज द बिजनेस एक्सपेक्ट द स्टाफ टू एक्ट एंड बिहेव, क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या कल्चर है इनके बिजनेस का, किस तरह से वो देगा, उसका स्टाफ कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीजें। वैल्यूज, कौन से कोर प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस के। अब देखो जो मिशन है वो हमेशा क्या एक्सप्रेस करेगा, व्हाट द बिजनेस वांट टू अचीव ओवरऑल एंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मैनेजर्स प्रोड्यूस शुड ऑल द वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस। अब मिशन हमें क्या एक्सप्रेस करेगा कि बिजनेस ने क्या अचीव करना है पूरी तरीके से, इसके एम्स क्या हैं, and objective managers produce should all the works towards achieving this। ठीक है, क्या क्या हमें इसके लिए करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। तो मिशन स्टेटमेंट्स will have some of the following characteristics। तो कौन कौन सी characteristics आती हैं। यूजली a brief statement, कहते हैं हमें मिशन स्टेटमेंट के लिए छोटी सी हमें पेज में मतलब मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पूरा ग्रंथ दे दिया कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट है, नहीं, जिसको हम पढ़ सके समझ सके इतनी ही होनी चाहिए, मोर देन अ पेज, ठीक है। वेरी जनरल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी डिस्कशन, नॉर्मली बातें लिखी होनी चाहिए कि आपकी एंटिटी का कल्चर कैसा है, बिहेव कैसा है, कैसे आपके नॉर्म्स हैं, एम्स क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेट द बिजनेस एरिया इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू ऑपरेट, कौन कौन से बिजनेस एरियाज में ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करना है। ओपन एंडेड है, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड द कमर्शियल टर्म्स, कभी भी हमें अपनी कमर्शियल टर्म्स इसमें नहीं लेके आनी है, जैसे कि प्रॉफिट, नॉट टाइम असाइन, ठीक है, कभी कोई टाइम के बारे में इसमें बात नहीं करनी है। Forms the basis of communication to the people inside the organization and to people outside the organization। ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, कम्युनिकेशन का बेस लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और बाहर भी। Used to formulate the goal statements, objectives and short term targets। ये हमें किसमें हेल्प करेगा, किसको फॉर्मुलेट करने में, गोल स्टेटमेंट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे छोटे छोटे टारगेट्स को। ये गाइड करेगा किसको, एंटिटी की जो भी स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, वो किस दिशा में किस डायरेक्शन में जा रही हैं उनको गाइडेंस देगा, और ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का भी पार्ट बनेगा। जैसे हम कैपलन की बुक रीड कर रहे हैं, देखो इसकी यूके मिशन स्टेटमेंट हमें दी हुई है एक एग्जांपल के तौर पे। कैपलन्स हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव देयर एजुकेशन एंड करियर गोल्स, वी बिल्ड फ्यूचर्स वन सक्सेस स्टोरी एट अ टाइम। Our core values define our company culture and provides the framework for what we deliver to our customers and employees each day। तो क्या है, इंटेग्रिटी, हमने अपने जो कल्चर एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, हाईएस्ट वैल्यू पर मेंटेन किया हुआ है। नॉलेज, we offer the expert resources to help you achieve your academic and career best।
कि हम अपने एक्सपर्ट के रिसोर्सेज दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि आप अपने एकेडमिक और करियर में बेस्ट अचीव करो। सपोर्ट, वी गिव यू द टूल्स यू नीड टू सक्सीड, हम आपको वो टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप सक्सीड हो सकते हो। अपॉर्चुनिटी, वी ओपन द डोर्स एंड ब्रॉडन द एक्सेस टू एजुकेशन। Results, we are dedicated to helping you achieve your goals with succeed and to succeed, हमारी डेडिकेशन है कि आप अपने गोल्स को अचीव करो। अब आप हमारे पास आए हो एसएससी का सब्जेक्ट एमए पढ़ने के लिए, तो हमारी डेडिकेशन रहेगी हम अपने आप को एमए का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाएं। हम तभी जीत सकते हैं अगर आप लोग इस सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाए, तो यही हमारी अप्रोच है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।